जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो है बिहार का सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आए हैं और ये इसमें जो है सभी टॉपिक आपके कंप्लीट होंगे। संपूर्ण जीएस की क्लास का जो प्रैक्टिस सेट है वो करवाया जाएगा। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और ये जो है बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली जो आपका होने वाला है प्राथमिक पीआरटी विद्यालय के अध्यापकों के लिए और जूनियर के लिए भी है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के क्वेश्चन दिए गए हैं और आप देखेंगे कि इसमें जीएस का पोर्शन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पीआरटी में पूरा जीएस पूछा जाता है और जूनियर में जो 40 क्वेश्चन जीएस के आते हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में। ये हमारा पहला सेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा पहला सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में और देखते हैं कि आज की क्लास में कितने क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? मगध के उदय का श्रेय किसको जाता है ये बताना है। बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, वसुदेव। मगध का उदय है इसका श्रेय जाता है बिंबिसार को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मगध जो है 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद था जिसको आरंभिक राजधानी, अगर मगध की आरंभिक राजधानी प्राचीन राजधानी की बात करेंगे तो वो थी गिरिव्रज या राजगृह इसी को कहते हैं। और मगध में बिंबिसार ने एक वंश की स्थापना करके मगध साम्राज्य की नींव रखी थी और इसी से मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बिहार की स्थापना कब की गई थी? जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य की स्थापना कब की गई? 1911 है, 1912 है, 1913 है, 1914 है। याद रखेंगे बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 है। 22 मार्च 1912 ईस्वी को की गई थी, याद रखेंगे। और इस दिन बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके नया राज्य बनाया गया था, इसलिए हर वर्ष बिहार राज्य सरकार के द्वारा 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको याद रखेंगे बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, सत्यपाल मलिक, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात की गई है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे श्री कृष्ण सिंह, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे तब आपकी हो जाएंगी राबड़ी देवी, लेकिन यहाँ पे महिला नहीं पूछा है, प्रथम मुख्यमंत्री पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? जो मानव के दुख हैं इनका अंत करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? महावीर, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य, कबीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने मानव के दुखों को अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? चेदी वंश के प्रसिद्ध शासक थे राजा खारवेल, ये किस क्षेत्र से संबंधित है ये बताना है। चोल मंडलम, कलिंग, कन्नौज, पुरुषपुर। चेदी वंश के जो प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल थे ये कलिंग से संबंधित थे, कलिंग क्षेत्र से संबंधित थे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कलिंग कहाँ पड़ता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये जो है उड़ीसा में पड़ता है। और चेदी वंश के प्रसिद्ध राजा जो खारवेल थे ये कलिंग से संबंधित है और यह जैन धर्म के अनुयायी थे। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि ये जो है यहाँ खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है यहाँ से जैन अनुयायी होने का भी पता चलता है, ये भी आप याद रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया ये बताना है। जो अकबर थे इन्होंने अपना दरबारी कवि किसको नियुक्त किया था? हरिश्रेण, मियां तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल। अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि की जब बात आएगी तो इसने जो है मियां तानसेन को अपने दरबारी कवि में नियुक्त किया था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अकबर के नवरत्नों में मियां तानसेन भी शामिल थे और सबसे पहले अबुल फजल के माध्यम से तानसेन का परिचय एक चिट्ठी के द्वारा अकबर से कराया गया था और बाद में अकबर ने तानसेन की प्रतिभा को देखते हुए अपना दरबारी कवि बना लिया।
तानसेन ने मियाँ सारंग, धुबरी और कई रागों की रचना की थी। इसके राग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 राग हैं, मियाँ सारंग, धुबरी और भी अन्य राग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल था। किस वंश का शासक था? तो पता होना चाहिए, अकबर आपके मुगल वंश के शासक थे। बहुत इजी क्वेश्चन था, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं, ये आप याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। आर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार बिंबिसार आपके हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। नंद वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो नंद वंश के संस्थापक थे महापदम नंद। महापदम नंद नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में या दरभंगा में? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये पटना में रखा गया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वर्ष 1912 में, डेट भी आपको याद रखना है, वर्ष 1912 में ये जो है पटना के बांकीपुर में रखा गया था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष RN मुधोलकर थे। अध्यक्ष की बात करेंगे, इसकी अध्यक्षता करने वाले थे RN मुधोलकर। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। पटना में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष RN मुधोलकर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में पहली बार बांकीपुर अधिवेशन में भी शामिल हुए थे। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि पटना के पहले अधिवेशन में कहां पर किस मतलब शामिल हुए थे, याद रखेंगे बांकीपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? प्रजाहितेच्छु, लोकनायक, लोकमान्य, राष्ट्रनायक। तो आप याद रखना है, जयप्रकाश नारायण जो थे इनको लोकनायक की उपाधि दी गई थी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको इसमें एक क्वेश्चन बताना है, लोकमान्य की उपाधि किस राजनेता को दी गई थी या किसको लोकमान्य की उपाधि से जाना जाता है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? ये बताना है किस अधिनियम के बारे में ये कहा गया था। याद रखेंगे, जो आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिनियम था, 1935 का अधिनियम, इसी को भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। और इसी के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? ब्रिटिशों के द्वारा फांसी की सजा किस क्रांतिकारी को दी गई थी? जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, कल्पना दत्त? इसे बताना है किस क्रांतिकारी को ब्रिटिशों के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। तो आप सभी को पता है, ये थे राजगुरु। राजगुरु जी थे, इनको फांसी की सजा ब्रिटिशों के द्वारा दी गई थी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये 1929 ईस्वी में हुए लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, 3 लोगों को यहाँ पे फांसी दी गई थी। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, इन तीनों लोगों को यहाँ पे फांसी दी गई थी ब्रिटिशों के द्वारा 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 1929 में ये लाहौर षड्यंत्र हुआ था। लाहौर षड्यंत्र की बात करेंगे तो ये 1929 में होता है और इनको फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। ठीक है, इस दिन इनको फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, पिट, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव? भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय की बात करेंगे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश संसद थी उसने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ था। 1858 पारित किया भारत सरकार अधिनियम और इसी के तहत जो है लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। ठीक है, और यहाँ पर गवर्नर जनरल, जो भारत में गवर्नर जनरल का पद था बंगाल, उसको खत्म करके जो है बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को खत्म करके वायसराय का पद सृजित किया गया और इसमें लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन या 30 दिन? याद रखेंगे, दांडी यात्रा ये 24 दिन तक चली थी। स्टार्ट कब होती है? तो दांडी यात्री जो है, दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह के इसी को नाम से जाना जाता है, और 12 मार्च 1930 को शुरू होती है। 12 मार्च 1930 को ये शुरू होती है और खत्म कब होती है? 6 अप्रैल को। ठीक है, याद रखेंगे 6 अप्रैल को ये खत्म होती है साबरमती आश्रम में जाकर के। ठीक है, 6 अप्रैल तक ये चलती है 1930 तक। यहाँ पे 24 दिन तक दांडी यात्रा चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ये कहने वाले थे भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। यह कथन गांधी जी का था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक स्कूल में एथलेटिक टीमों में समूह में 21, बास्केटबॉल टीम में 26। ये जो है यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर है आपका 10 इसका राइट आंसर है। इसको मैं मतलब इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, आपको टेलीग्राम में चैनल में मिल जाएगी, वहां से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा फिर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, यहाँ पे जो है गलती से इन्होंने डाल दिया है अपने प्रैक्टिस सेट में, लेकिन हम अगले बढ़ जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है 1937 में कांग्रेस के कितने राज्यों में सरकारें थी? 7 राज्य, 9 राज्य, 5 राज्य या 4 राज्य? 1937 की बात करेंगे तो 1937 में जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत 5 प्रांतों में मिला था, 5 राज्यों में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन कौन से राज्य थे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मद्रास थे, मध्य प्रदेश जिसे मध्य प्रांत कहते थे, संयुक्त प्रांत जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, और यहाँ पे 3 हो गए। इसके बाद आपका जो है आता है, इसके बाद आपका बिहार और उड़ीसा वाले जो क्षेत्र थे ये भी इसी में शामिल थे। तो 5 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली थी। ये 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे 1857 की क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व क्षेत्रों का युग्म है, गलत युग्म को छांटिए। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से संबंधित थी? ये रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे इंदौर। रानी लक्ष्मीबाई इंदौर से संबंधित थी। क्या ये सही है? गलत। रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से, ये झांसी से इनका संबंध था। ये झांसी से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये गलत हो जाएगा। खान बहादुर खान रुहेलखंड एकदम सही है। वीर कुंवर सिंह की बात करेंगे तो शाहबाद बिहार एकदम सही है। नाना साहब कानपुर ये कथन भी सही है। यहाँ पे शाहबाद है, कहीं कहीं पे यही जो है आपको देखने को मिलेगा, जो जगदीशपुर, शाहबाद या जगदीशपुर, ये वहीं का एक गांव है। जगदीशपुर से निवास करते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से बिलोंग करती थी, झांसी से इन्होंने नेतृत्व किया था। शाहबाद से वीर कुंवर सिंह, कानपुर से नाना साहब और रुहेलखंड से खान बहादुर खान। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? नंदलाल बोस, अंबेडकर, वीर सावरकर, ज्योतिबा फुले? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा वीर सावरकर ने जो है अंडमान के सेलुलर जेलों में सेलुलर जेलों की दीवारें थी, वहां पर भारत का इतिहास इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? श्रीनिवास रामानुजम, फिर एसी वाडिया, सीवी रमन, पीसी महालनोबिस? तो लंदन में स्थित जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है, इसमें पहले भारतीय सदस्य कौन थे ये बताना है। यहाँ के पहले भारतीय सदस्य के रूप में जो है एशिया वाडिया को जो है रखा गया है। मतलब एसी वाडिया पहले भारतीय सदस्य थे। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना वर्ष 1660 में होती है। कब होती है? 1660 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना होती है। याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1660 ईस्वी में होती है और विज्ञान के अध्ययन के लिए इसका जो है स्थापना किया गया था। एसी वाडिया पहले भारतीय सदस्य थे जिन्होंने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों के फ्रांसीसियों पर श्रेष्ठता सिद्ध करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध?
तो याद रखेंगे कौन सा ऐसा युद्ध है जो अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर श्रेष्ठता को सिद्ध करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में होता है और यही जो है निर्णायक युद्ध था। इससे जो है मतलब पता चलता है कि फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों की जीत हुई थी और यहीं से फ्रांसीसी पूरी तरह से पराजित हो गए थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसी कंपनी के मध्य जो व्यापारिक प्रतिद्वंदिता चल रही थी वह 1760 में हुए वांडीवास के युद्ध के साथ समाप्त हो जाती है। और आप देखेंगे कि इस युद्ध के साथ ही समाप्त होने के पश्चात अंग्रेजी सेना ने सर आयरकोट, अंग्रेजी सेना की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना की तरफ से सर आयरकोट ने किया था। सर आयरकोट ने इसका नेतृत्व किया था, याद रखेंगे। ठीक है। और फ्रांसीसी सेना की तरफ से जो है काउंटले ने इसका नेतृत्व किया था फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व में। कहीं पे आपको पूछ लेता है तो याद होना चाहिए काउंटले ने फ्रांसीसी सेना की तरफ से अपनी तरफ से नेतृत्व किया था। लेकिन इसमें जो है फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेजों की विजय हुई थी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, कोई बात नहीं। जब पीडीएफ बना रहे थे तो शायद तब छूट गए होंगे, बट कोई बात नहीं। 25 से हम देखेंगे, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। इसका राइट आंसर एक सी हो जाएगा, 155 डिग्री। आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ठीक है। यह भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु पर प्रभाव डालता है। बताना है इसमें कौन महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस लिए महत्वपूर्ण है ये बताना है। ठीक है। पहला तो एकदम सही है, यह भारत के उष्णकटिबंधीय जलवायु पर प्रभाव डालता है। नहीं, यह भारत को पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में विभाजित करता है, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में विभाजित करता है। फिर आपको यह पूर्वी भारत में स्थानीय समय निर्धारित करने में सहायक होता है। तो पूर्वी भारत में नहीं, संपूर्ण भारत में, तो ये भी गलत हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्रों में विभाजित करता है, ये भी गलत है। ये भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? किन्नौर, चंबा, कुल्लू, सिरमौर। निम्नलिखित जिलों में से बताना है कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यह है आपका किन्नौर। किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से किन्नौर जो है लाहौल और स्पीति जिले को सीमा चीन से लगती है। याद रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है इसकी सीमा जो है चीन से लगती है, किन्नौर जिले की। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों, जो आपके 4-5 क्वेश्चन छूट गए हैं इन्हें हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर कर लें की। ठीक है। अगला प्रश्न है 28। भारत का सबसे दक्षिण में स्थल कौन सा है? यह भारत का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है ये बताना है। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुषकोडी, इंदिरा पॉइंट। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट, मालाबार तट, टोंकर तट या उत्तरी तट। पश्चिमी तट की बात करेंगे तो पश्चिमी तट के जो तीनों भाग, पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है। महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र जिसे हम कोंकण कहते हैं, फिर कर्नाटक का तटीय क्षेत्र जिसे हम कन्नड़ तट कहते हैं, और केरल का तटीय क्षेत्र जिसे हम मालाबार तट कहते हैं। और इसमें बताना है उत्तरी भाग को क्या कहेंगे, तो उत्तर में सबसे स्थित है आपका कोंकण तट, जिसे और इसी को हम बोलते हैं महाराष्ट्र सबसे उत्तर में स्थित है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोरोमंडल तट सबसे दक्षिण में स्थित है, याद रखेंगे ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। मालाबार तट केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। नल्ला मलाई पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, गुजरात। नल्ला मलाई पहाड़ियां ये आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? ब्रह्मपुत्र, दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी। कौन सा क्षेत्र कोयला के भंडार में सर्वाधिक है? यह है दामोदर घाटी। दामोदर घाटी जो है पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में है, दामोदर घाटी में ही स्थित है। और यहाँ पर देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है, और देश का लगभग 35% कोयला क्षेत्र यहीं से उत्पादन होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या है? एंथ्रेसाइट, काजल, ग्रेफाइट, लकड़ी का कोयला। तो सबसे शुद्ध रूप होता है आपका, वो होता है एंथ्रेसाइट, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा।
दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इस क्लास की पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जो है इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफी कम है? खनिजों की कमी, खनिजों की कम मजदूरी, लौह अयस्क की काफी पूर्ति, कोयले की काफी पूर्ति। कोयले और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो भारत में लोहा जो उत्पादन करने की लागत है अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफी कम है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर लागत कम हो जाती है अन्य देशों की तुलना में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34, निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? आप विद्युत शक्ति, जल विद्युत शक्ति, प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा, द्रव पेट्रोलियम गैस। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है ये बताना है। गैर परंपरागत स्रोत ये होता है आपका, जो गैर परंपरागत स्रोत होता है इसे हम कहते हैं प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा। जो भी सौर ऊर्जा होती है, प्रकाश वोल्टीय, ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म ना हो, उसे हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश, हैदराबाद और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहेंगे? कोंकण अभी बताया था आपको, कोरोमंडल तट, पूर्व तट या मालाबार तट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तटीय भूभाग है इसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इस तटीय सघन क्षेत्र के 3 उप विभाग किए जा सकते हैं, जैसे उत्कल का मैदान है, आंध्र तटीय मैदान है और तमिलनाडु मैदान, इसके 3 उपभाग भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न 36, मुक्त उद्यम पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता ही तय करते हैं कि किन पदार्थों तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा और किस मात्रा में। इस संकल्पना को क्या कहते हैं? उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता का निर्णय, उपभोक्ता का अधिमान, उपभोक्ता प्रभुत्व। इसमें बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं उपभोक्ता प्रभुत्व। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपभोक्ता प्रभुत्व। अगला प्रश्न है 37, इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति की समस्या को उत्पन्न करता है? मुद्रास्फीति मतलब कि महंगाई, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, और महंगाई की समस्या को कौन उत्पन्न करता है ये बताना है। यहाँ पे मुद्रा की आपूर्ति में कमी, अगर मुद्रा की आपूर्ति हो जाएगी तो क्या महंगाई बढ़ जाएगी? आपको ये बताना है। नहीं, मुद्रा की आपूर्ति में कमी मुद्रास्फीति की समस्या को उत्पन्न नहीं करता है। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, ये एकदम सही है। अगर मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाए, लोगों के पास जो है क्या होगा, अगर लोगों के पास जो है पैसा अधिक आ जाए, अगर लोगों के पास पैसा अधिक आ जाएगा तो वो लोग के पास जब पैसा हो जाएगा तो वो लोग चीजें बहुत खरीदेंगे, और जब बहुत ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो चीजों की कमी हो जाएगी, प्रोडक्शन मतलब रुक कम हो जाएगा और जो है मांग अधिक हो जाएगी। जब पैसा आएगा तो मांग बढ़ जाएगी, जब मांग बढ़ जाएगी तो फिर लोग ज्यादा पैसे दे करके उसी वस्तु को खरीदने के लिए मतलब लोगों में जो है कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसलिए जो है मुद्रा की आपूर्ति में अगर वृद्धि होती है तो भी महंगाई बहुत अधिक हो जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, वैट पहली बार कहाँ लागू किया गया? वैट जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, रूस। वैट की बात करेंगे, वैट सर्वप्रथम जो है ये लागू किया गया था फ्रांस में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैट सबसे पहले 10 अप्रैल 1954 को फ्रांस में लागू किया गया था। डेट भी आपको याद रखना है, 10 अप्रैल 1954 को फ्रांस में ये सबसे पहले लागू होता है। ठीक है, और यह एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। और भारत में इसे कब लागू किया गया? भारत में अगर वैट को बात करेंगे, वैट भारत में कब लागू किया तो भारत में 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2005 को भारत में लागू किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, आर्थिक नियोजन हिस्सा है, आर्थिक नियोजन हिस्सा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, दोहरी अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आर्थिक नियोजन की बात करेंगे, ये सामाजिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी लागत सीमांत लागत से संबंधित है? परिवर्ती लागत, अंतर्निहित लागत, मूल लागत या स्थिर लागत। कौन सी लागत जो है सीमांत लागत से संबंधित है? यह सीमांत लागत में बताना है। तो सीमांत लागत से संबंधित जो लागत होती है उसे हम कहते हैं परिवर्ती लागत। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न 41, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है। संघ सरकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में संबंधित है, ये इसी में संदर्भित है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 से लेकर के 35 भारतीय नागरिकों के जो मूल अधिकार है, ये 12 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक ये वर्णित है। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 7 प्रकार की स्वतंत्रता, 8 स्वतंत्रता या 9 स्वतंत्रता। आप सभी को पता है भारत का जो भारतीय संविधान है, ये मूल अधिकारों में अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता को उपलब्ध करवाता है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला है वाक अर्थात बोलना या भाषण की स्वतंत्रता, इसी को हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कहते हैं। दूसरा है शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के मतलब बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारतीय राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण करने की स्वतंत्रता, मतलब चौथे में आपको आ जाएगा कि आप पूरे भारत में कहीं भी जो है आबाद रूप से बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं। ठीक है। पांचवा है भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, अर्थात आप भारत के किसी भी भाग में जमीन खरीद करके वहां पे निवास कर सकते हैं। ठीक है। और छठवां है कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी कोई भी जो है आजीविका के साधन को चुन सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ये आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43, डैश का अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित या वह मुद्दा जिसमें संविधान की व्याख्या निहित हो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है। मूल न्याय क्षेत्र, रिट न्याय क्षेत्र, अपीलीय न्याय क्षेत्र या सलाहकारी न्याय क्षेत्र। इसमें बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सलाहकारी न्याय क्षेत्र है। सलाहकारी न्याय क्षेत्र का ये अर्थ होता है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित या वह मुद्दा जिसमें संविधान की व्याख्या निहित हो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। और ये आर्टिकल 143 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 143 में जो है इसका उल्लेख भी किया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से ऐसे मामलों में सलाह ले सकता है जिनमें सार्वजनिक महत्व के मामले या ऐसे मुद्दे जिनमें संविधान की व्याख्या निहित हो। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे इस बुक के अभी हमने देखे, इसलिए मैंने सोचा कि इस बुक को जरूर आपको एक बार करना चाहिए ताकि आपके एग्जाम में देखिए आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। जब आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमारी तैयारी हो चुकी है। मेरे पास 20 दिन का समय और बचा हुआ है, 20 से 30 दिन, जिससे कि आप जो है अपनी तैयारी को एक बार रिवीजन के तौर पे और कर लीजिए। 20 दिन है, लगभग 20 प्रैक्टिस सेट है, डेली आपको एक एक प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है इस क्षेत्र का उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत है? इसमें आपको मालूम होना चाहिए पश्चिम बंगाल जो आपका कलकत्ता हाई कोर्ट है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया है? मूल ढांचा बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, यह गोपालन मामला। याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत 1973 में, अब 1973 में केशवानंद भारती मामला जो आया था, केशवानंद भारती केस में जो है मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। और इसके तहत संसद अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन करके संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये आप याद रखेंगे। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 15 मार्च 2010, 1 अप्रैल 2010, 17 जुलाई 2010 या 10 अक्टूबर 2010। याद रखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, याद रखेंगे। और इसके अनुसार 6 से 14 शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है इसके अनुसार जो है 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं, बालक बालिकाएं हैं, बच्चे हैं, इनको अनिवार्य एवं निःशुल्क कानूनी शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, याद रखेंगे निःशुल्क। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं
इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। अगला प्रश्न है 47। अधिकार कर्तव्यों को करते हैं बाधित, निर्देशित, शामिल या विरोध। जब हमें अधिकार मिलेगा तो हमारे कर्तव्यों को क्या करेंगे वो? तो अधिकार हमेशा कर्तव्यों को निर्देशित करते हैं, ये हमारा अधिकार है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48। मूल कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से, भारत के संविधान से, स्पेन के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से? याद रखिए, मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और ये कहाँ पे जोड़ा गया? भाग 4 का में इसको जोड़ा गया है, याद रखेंगे। और आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल 51A में इसको जोड़ा गया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 49। निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा अधिनियमित हुआ था? ये बताना है। 2000, 2001, 2002, 2003। तो पोटा को कब अधिनियमित किया गया था ये बताना है। आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा जो है, इसको कब अधिनियमित किया गया? ये जो है 2002 में अधिनियमित हुआ था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसका उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना था, लेकिन यह कानून अब समाप्त किया जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं रोकना, इस अधिकार से या वारंट से, इनमें से कोई नहीं। अधिकार परीक्षा, उसके जो है शब्द में ही पता चलता है। अधिकार परीक्षा मतलब अधिकार को पूछना, या किस अधिकार से या किस वारंट से आप जो है, जैसे होता नहीं कि जैसे अधिकार परीक्षा का अर्थ है कि किस अधिकार से या वारंट से, अर्थात न्यायालय के द्वारा रिट जारी करके सरकारी अधिकारी को उसके कार्य से रोका जाता है। जैसे कोई भी, मान लीजिए कोई भी अधिकारी सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी है, लेकिन अगर उसका उस क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो उससे न्यायालय पूछ सकता है कि किस अधिकार से यह सरकारी, मतलब पूछता है कि जिसके लिए उसके पास कानूनी अधिकार नहीं है। और यह रिट केवल सार्वजनिक संस्थाओं या व्यक्ति के खिलाफ ही जारी की जा सकती है, निजी मामलों में नहीं। अर्थात ये प्राइवेट के लिए नहीं है, सिर्फ सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारियों पर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर भी ये लागू होता है। याद रखेंगे, अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से या वारंट से। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी दीजिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 51 नंबर प्रश्न है, चमगादड़ बाधाओं को महसूस कर लेते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं सुपरसोनिक ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, अपश्रव्य ध्वनि तरंगे या सूक्ष्म ध्वनि तरंगे। याद रखेंगे, जो चमगादड़ होते हैं ये किस प्रकार के ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, और उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी साथी शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। सभी मित्रों को एक बार शेयर जरूर कीजिए। और आप सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अपने सभी मित्रों को भी उसमें ऐड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में। जिससे कि क्या होगा, क्या बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग शेयर करना भूल जाते हैं, तो ये क्लास जो है वहां पे भी पड़ जाती है टेलीग्राम चैनल में, वहां से भी वो लोग देख सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन को लेकर के, तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डायरेक्ट टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, या तो डायरेक्ट वहीं पे मैसेज कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके जरूर जुड़ जाइएगा। और वहां पे आपको बहुत सारी अपडेट्स भी मिलती रहती है, जिससे कि आप सभी को आपके एग्जाम से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी।